जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2023 के लिए यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कैंडिडेटों ने तो फॉर्म फिलअप भी कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो आगे फॉर्म भरने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, फॉर्म आपको किस तरीके से भरना होगा ताकि आपके फॉर्म में एक भी गलती ना हो। क्योंकि यदि आपके फॉर्म में गलती हो गई ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म में गलती कर दी तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, या फिर हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री ही नहीं दी जाए। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा प्यारे साथियों कि फॉर्म आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से भरना है। फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है ताकि एक भी गलती ना हो। और ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म है और एक ऐसे कैंडिडेट का जो पीजी अपेयरिंग में है, जिसकी अभी पीजी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो अपेयरिंग के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आपकी खुद की ओरिजिनल 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। पीजी की, पीजी फर्स्ट ईयर की, पीजी सेकंड ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आप अपेयरिंग में हो तो आपके पास पीजी फर्स्ट ईयर की, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और फोटो एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका 90% फेस कवर हो रहा हो, मतलब आपका पूरा पूरा फेस दिख रहा हो। फोटो में ज्यादातर आपका फेस दिख रहा हो, ठीक है। फिर आपकी जो फोटो है उसमें आपके कान, बाल, आंख सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहे हो। और फोटो यहां तक की होनी चाहिए, इससे ऊपर ऊपर की, मतलब जो फोटो है ना उसमें लगभग 90% भाग आपका चेहरे का होना चाहिए, तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी भी लगानी होगी और मोबाइल नंबर भी लगाने होंगे, क्योंकि इनके ऊपर बार बार ओटीपी आएगा। जब आप ओटीपी वेरीफाई करोगे तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा यदि एनटीए कोई भी अपडेट करता है एग्जाम शेड्यूल में या एग्जाम को लेकर, या फिर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है, आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा होता है, तो इसके संबंध में आपके जो ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर है बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं आपको फाइनली यही कहूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो ऑलवेज आप यूज करते हैं। ऐसी ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको पता नहीं कब खोल कर देखा था। ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप रेगुलर यूज करो। ऐसे मोबाइल नंबर होने चाहिए जिसको आप रेगुलर यूज करो, ताकि यदि एनटीए कोई भी अपडेट करे तो वो आप तुरंत आप तक पहुंचे और आप उसको देख सको। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना बायोडाटा फिलअप करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम भरना होगा। ध्यान रखना इनमें आप मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि ये करेक्शन में ठीक नहीं होंगे, ठीक है ना। बाद में जो करेक्शन विंडो ओपन होगी ना उसमें ये ठीक नहीं होंगे। तो ये जो पर्सनल डिटेल है ना ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है इनके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नाम पूरी सावधानी पूर्वक भरना है जो आपकी 10th मार्कशीट में है। इसके अलावा आपका पापा और मम्मा का जो नाम है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनना जो आपके 10th मार्कशीट में है। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक बननी है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पिछली बार एक कैंडिडेट ने मेरे को फॉर्म बताया फोन करके कि सर मैं हूं मेल लेकिन मैंने फीमेल भर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसी मिस्टेक है जिसको हम फोकस नहीं करते, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल।
ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म भरते समय अपने नाम पर, मम्मी के नाम पर, पापा के नाम पर, डेट ऑफ बर्थ पर, इस पर फोकस रखते हैं, लेकिन हम मेल हैं फीमेल है इस पर हम फोकस नहीं करते, और कई बार यहां पर भी गलती हो जाती है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। ध्यान रखना, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ ना, यहाँ पर वैलिड आइडेंटिटी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ वो ऐसा लगाओ जिसको आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जा सको। सपोज डेट आप आधार कार्ड लगा रहे हो, तो आधार कार्ड इस सिचुएशन में लगाओ कि आप आधार कार्ड को एग्जाम सेंटर पर भी लेके जा सको, जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आधार कार्ड ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, तो यहां पर आप आधार कार्ड लगाओ और उसको ही आप एग्जाम सेंटर पर लेकर चले जाओ। ठीक है, यहां पर आपके आधार नंबर भरे जाएंगे, ये भी ठीक होने चाहिए। अब इसके अलावा कैटेगरी, देखो कैटेगरी में क्या होता है, आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो, इनके कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, वो फॉर्म भरते समय कई बार भूल जाते हैं कि उनको ईडब्ल्यूएस से भरना, वो जनरल से भर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ओबीसी एनसीएल एज पर सेंटर लिस्ट थे, तो इनके पास ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके पास ओबीसी एससी एसटी का स्टेट का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पर आपको सेंटर का सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आपके पास ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सेंटर का सर्टिफिकेट है ना, तो ही आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैलिड माने जाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कि या आप NFOBC से हो, तो यहाँ पर यदि नहीं हो तो आप कैंसिल कर दो, यदि आप हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, यदि आप PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, यदि आप PWD से हो तो आप यस कर दो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप PWD से नहीं हो तो आप नो कर दो। PWD में आप तब ही यस करना जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा यदि आपके कोई डिसेबिलिटी हो तो आप यस कर देना, डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नो ही करना है। यहाँ पर लापरवाही मत बरतना, वरना हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, इसके अलावा क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हो, यदि हो तो यस करो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि नहीं हो तो नो कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनुअल इनकम, जो मासिक वार्षिक आय है, ये आप कोई भी फिलअप कर सकते हो। ध्यान रखना बीपीएल में नहीं आने चाहिए वो आप, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी से है, वो बीपीएल में नहीं है, लेकिन वो इनकम इतनी दिखा देते हैं कि वो बीपीएल में आ जाते हैं। तो आपको 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक की इनकम दिखानी है, 2 लाख की इनकम दिखा दो, क्योंकि यहाँ पर इनकम दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होगा कि यार आपने बिल्कुल ही कम दिखाया, एनटीए सोचेगा यार गरीब है पास ही कर दे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने बहुत ज्यादा दिखा दी और फिर आपके ऐसा हो कि चलो यार एनटीए सोचे कि यार ये तो रुपए वाला, इसको हम क्यों पास करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वार्षिक आय है ना, इसका फर्क पड़ेगा केवल और केवल फॉर्म फीस को लेकर। ठीक है, यदि आपकी इन वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है ना, तो आपकी फॉर्म फीस कम लगेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको 2 लाख रुपए की वार्षिक आय लगानी है। ठीक है, उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट से हो, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कोड भी चेक कर लेना एक बार। उसके बाद संपर्क ब्यूरो वर्तमान पता, अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करना है। एड्रेस 2 तरीके से होगा, एक आपका लोकल एड्रेस और एक आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, दोनों आपको सेम रखना है, और यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है और जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना है। यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी, ध्यान रखना, मतलब फॉर्म में गलती तो कहीं पर नहीं करनी है हमें, क्योंकि करेक्शन भी होगा तो भी उसमें रुपए लगेंगे, तो क्यों बिना काम रुपए खर्च करें, क्यों बिना काम टेंशन लें हम। तो आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करनी। ईमेल आईडी आपको वो यूज करनी है जिसको आप रेगुलर काम लेते हो, ठीक है, जिसके आपको पासवर्ड पता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी आपको वो लगाने हैं जो आपके खुद के हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, हम एक छोटी सी गड़बड़ कर देते हैं, वैकल्पिक नंबरों में भी हम अपने ही लगा देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो मोबाइल नंबर है इसमें तो अपने खुद के लगा दो, और जो अल्टरनेटिव नंबर है इसमें या तो अपने पापा जी के लगा दो या अपने मम्मी जी के लगा दो, मतलब आपकी फैमिली में जो भी एजुकेटेड कैंडिडेट है ना उसके लगा दो अल्टरनेटिव में, कि बाई चांस यदि आपका फ़ोन चुर भी जाए तो भी दिक्कत ना हो, आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है। और हम क्या करते हैं, अपने भी और अल्टरनेटिव भी दोनों सेम लगाते हैं। यदि फ़ोन खो गया
और दोबारा सिम कार्ड नहीं निकल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अल्टरनेटिव नंबर आपको अपनी फैमिली में उस कैंडिडेट के लगाने जो एजुकेटेड है, और बाकी आपको अपने खुद के मोबाइल नंबर यूज करने, अपनी खुद की ईमेल आईडी यूज करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ये आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप हो जाएगा। आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लगाना है, उसमें आपको अपने आधार कार्ड नंबर लगाने हैं। आधार कार्ड नंबर ठीक होने चाहिए, सही होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो इनके फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, ये मिस्टेक इनके फॉर्म में नहीं, टेक्निकल इशू था इनके फॉर्म में। ये अपेयरिंग से थे, लेकिन यहाँ पर तो पास्ड हो गया और यहाँ पर इनके मार्क्स 0 थे। तो देखो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिलअप करो ना, तो पास की स्थिति, तो पास स्टेटस में आप यदि अपेयरिंग में हो तो यहाँ पर आप अपेयरिंग में डाल दो, और यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप पास डाल दो। जब आप लिखोगे कि हमने पीजी कंप्लीट कर ली है, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके कितने मार्क्स में से कितने आए, तो मतलब आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी, वो आपको फिलअप करना होगा। परसेंटेज आपको बिल्कुल रियल बताना है, उसमें आप किसी तरीके की धांधली नहीं करोगे। और यदि आप अपेयरिंग में हो तो यहां पर ही आपसे पूछेगा अपेयरिंग का ऑप्शन। ठीक है, जैसे पास की स्थिति, पास स्टेटस पर क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन आएंगे, पास्ड लिखाएगा, अपेयरिंग लिखाएगा। यदि आपने पीजी कंप्लीट कर ली तो पास्ट पर क्लिक कर देना, और यदि आप अपेयरिंग में हो तो आप अपेयरिंग पर क्लिक करना। जैसे आप अपेयरिंग पर क्लिक करोगे तो तुरंत आपसे पूछेगा कि उत्तीर्ण वर्ष उपस्थिति, मतलब आप कब कंप्लीट कर लोगे अपनी पीजी को। ठीक है, तो आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो तो अगले साल का लगा देना। ठीक है, वो आपको सब पता है। इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट से फिलअप करना चाह रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे हम आर्ट्स से हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स है हमारा, तो हम एमए कर रहे हैं ना, इसलिए आप एमकॉम कर रहे हो तो मास्टर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एमएससी कर रहे हो, आप एमए कर रहे हो, या फिर आप एमकॉम कर रहे हो, जो भी है। क्या अंतिम वर्ष के परिणाम प्रकाशित है, मतलब क्या आपका रिजल्ट वेटिंग में है। तो यदि आप अपेयरिंग में हो तो आपका रिजल्ट वेटिंग में आएगा, तो आपको यहां पर यस करना है। और यदि आपने पास कर लिया तो आपका रिजल्ट वेटिंग में नहीं है, तो फिर आपका ओवरऑल क्या होगा, आपको अपने कंप्लीट मार्क्स बनने होंगे कि आपके कितना स्कोर हुआ है। तो जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है ना, जो अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनको यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर उनको पास नहीं बल्कि अपेयरिंग पर क्लिक करना है। फिर उनकी पीजी कंप्लीट होगी, वो यहां पर फिलअप करना है। ठीक है, यहां पर उनको नो क्लिक करना है, नो पर क्लिक करना है, यस पर नहीं करना, सॉरी यस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट वो वेटिंग में है, इसलिए इनको यहां पर यस पर क्लिक करना है। और जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई तो उनको यहां पर पास्ट पर क्लिक करना है, और यहां पर उनको नो पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप इंडिया से हो ये फिलअप करना है, स्टेट को फिलअप करना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री की है वो फिलअप करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री की है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी यदि एमफिल कर रखी है तो एमफिल के बारे में बता दो, पीएचडी कर रखा तो अपनी पीएचडी के बारे में बता दो, और यदि आपने एमफिल पीएचडी नहीं कर रखी तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर और फोटो लगानी होगी। अब जैसे ये फोटो है, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बाकी ठीक है फोटो, बाकी इसमें लगभग इनका 70% फेस कवर हो रहा है। आप अपनी ऐसी फोटो लगाओ जिसमें आपको 90% फेस कवर, मतलब 90% फोटो में आपका फेस आ रहा हो, 100% फेस कवर हो रहा हो। इस फोटो में 100% फेस कवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो फेस है वो लगभग 70% फोटो को कवर कर रहा है। वैसे फोटो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो इससे भी ज्यादा एक ऐसी फोटो बनाने की जिसमें आपका केवल चेहरा दिखे। जैसे ऊपर यहाँ तक कवर कर लो इसको, ठीक है, नीचे यहाँ तक कवर कर लो। अब इसको पूरे फोटो में दिखाओ, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको अपने सिग्नेचर याद रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सिग्नेचर कर रहे हो। और फिर इसके बाद में आपको नेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर आओगे ना, के लिए आवेदन अप्लाई फॉर, तो यदि आप केवल नेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना आप ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और यदि आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ओवरऑल केवल नेट क्वालिफाई करना तो किसी का सपना नहीं होता, हर किसी का टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो सभी को यहाँ पर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है।
ध्यान रखना, यदि आपकी एज लिमिट है जेआरएफ के लिए, तो यदि आप जेआरएफ के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लिक करना है, केवल और केवल नेट के लिए क्लिक करना है। ठीक है, तो यदि आप एज के अनुसार जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर क्लिक करो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और यदि आप कि एज ज़्यादा हो चुकी है, आप एज के अकॉर्डिंग जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो यहाँ पर आप केवल और केवल अप्लाई करना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब केवल और केवल नेट के लिए। ठीक है, उसके बाद अपना मीडियम लगा दो, हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट फिलअप करना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर फिलअप करने होंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ का रखना चाहते हो आप। वो आप अपनी खुद की इच्छा के अनुसार कहीं का भी रख सकते हो जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है। और इसके बाद में आपका पेमेंट होगा, पेमेंट करने के बाद आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। तो ओवरऑल आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है एक तो सब्जेक्ट कोड पर, ठीक है। दूसरा, यदि आप एज के अनुसार जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो तो आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कर दो, और यदि आपकी एज ज़्यादा हो गई, एज के अनुसार आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको केवल यहाँ पर नेट या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर करना है। और फोटो के बारे में मैंने बता दिया, फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट फेस कवर हो रहा हो, आपके कान भी दिख रहे हो, आपके बाल भी दिख रहे हो, आपका पूरा चेहरा दिख रहा हो जैसे इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको अपनी खुद की वो लगाना है जो फिलहाल भी लागू है, चालू है। तो बस ये था फॉर्म भरते समय जो महत्वपूर्ण सावधानी थी वो सारी की सारी। फॉर्म में आपको एक भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। और सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों, कि आपका सभी का जेआरएफ क्वालिफाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।